के दिन मध्य प्रदेश में यानी 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के उस पावन धरा से लेकर के मलेशिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना जैसे बड़े देशों में आज इस दिन को बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस विश्वोत्सव के कार्यक्रम में अपनी छोटी सी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज हम सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं और आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान, उनकी विचारधारा, उनकी सामाजिक संरचनाओं को समझते हुए अपने ज्ञान का परिमार्जन करेंगे। तो आज इस पावन पुनीत बेला पर आप सभी साथियों को, सभी श्रोताजनों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। कार्यक्रम में आगे चलते हैं तो परिचय की इस श्रृंखला में सबसे पहले नारी शक्ति के रूप में विराजमान डॉक्टर आदरणीय स्नेहा मैम, आप चंडीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका पीएचडी जो दलित कम्युनिटी के ऊपर हुआ है, 4 से ज्यादा रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हो चुके हैं। आप एक अच्छे वक्ता के रूप में नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। पूरे मंच की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरे वक्ता के रूप में राम धीरज अंबेडकर जी सागर मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं और आप एक कुशल वक्ता के रूप में पिछले कई वर्षों से मैं आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जानता रहा हूं। आपका भी मैं इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तीसरे वक्ता जो हमारे सबसे करीबी भाई मनोज कुमार यादव जी दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूरा कर रहे हैं। आपका भी मैं इस पूरे मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए आज के विषय पर हम आते हैं और आदरणीय डॉक्टर स्नेहा लता मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज आप अपने विचारों को, अपने विषय पर आज हम सभी लोगों को एक नए ज्ञान के प्रकाश से सराबोर करेंगी। आदरणीय डॉक्टर स्नेहा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। और कोशिश करूँगी मैं हिंदी ज़्यादा प्रयोग करने की, क्योंकि जो मेरा रिसर्च रहा है वो थोड़ा इंग्लिश में रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी, माफ़ करना अगर कोई गलती हो तो। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस टॉक का पार्ट हो सकूं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप अंबेडकर जयंती पे, जैसा आपने बताया 125वीं हम सालगिरह एक तरीके से एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी अंबेडकर जी की, उस पर आपने ये मुझे मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी अंबेडकर जयंती टू ऑल ऑफ़ यू। और शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक हिस्टोरियन हूँ, ठीक है, मेरी रिसर्च है इन दलित्स के ऊपर ही। तो बाबा साहेब अंबेडकर से रिलेटेड उन्होंने जो दलितों के उत्थान के लिए जो काम किया है, मेरा फोकस उसी चीज़ पे होगा। सो एम आई क्लियरली ऑडिबल? सब ठीक है? जी 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 ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एज आई मैंशन, आई एम एन हिस्टोरियन, सो उसी से शुरू करती हूँ। अंबेडकर जी कहते हैं, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। तो बहुत ज़रूरी है कि इतिहास हमें अगर हम बोलते हैं ना, अगर हम इतिहास को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम दोबारा वो गलतियों को रिपीट करेंगे। तो इसी वजह से अंबेडकर जी को आज देखते हैं हम। ज़्यादातर लोग जो हैं अंबेडकर जी को एक दलित लीडर की तरह जानते हैं। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, बहुत कम ही लोग हैं जो उनकी सारी अचीवमेंट्स पे फोकस करते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं। पर आपको मैं बता दूं, उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट में काम किया है, सिर्फ एक एरिया पे नहीं। आप देखेंगे ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, जिन्होंने स्पेशली वुमेन और दलित के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के। इसके अलावा ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। उनकी जो थीसिस है प्रॉब्लम ऑफ अ रूपी, अगर वो ढंग से कोई पढ़ ले तो आज मुझे लगता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, उससे जो है हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज अ जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट तो है ही है, पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो काफ़ी काम किया है उन्होंने। तो अभी हम देखते हैं कि मेजरली दलित्स को किस तरीके से अपलिफ्ट उन्होंने किया है। जैसे कि अंबेडकर जी एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि एक अनटचेबल कास्ट है महाराष्ट्र की। तो उन्होंने थ्रू आउट वो स्ट्रगल देखा है।
जब वो एजुकेशन के लिए जाते थे तो आपको पता है अनटचेबिलिटी उस समय पे सिवियर लेवल पे थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, छुआछूत बहुत ज़्यादा था। तो स्कूल में जब वो जाते थे तो उनको अंदर क्लासरूम के बैठने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर बैठना पड़ता था और बाहर से ही वो सुनते थे। और ऊपर से जो पानी की व्यवस्था थी उनके स्कूल में, तो वो जो पियन है जब वो टैप खोलेगा तभी वो पानी पी पाएंगे, नहीं तो वो पानी नहीं पी सकते थे। तो इसी वजह से कई दिन तो उनको प्यासे ही वापस आना पड़ता था। तो उन्होंने वो सारा स्ट्रगल देखा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, तो उनको उनकी पीड़ा बहुत अच्छे से पता थी और इसीलिए उन्होंने कोशिश करी कि क्या मैं कर सकूं कि उनके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट, आई विल नॉट से कि वो एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं, किस तरीके से सोशली उनको राइज किया जाए, किस तरीके से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, इन एवरी फील्ड। सो अंबेडकर जी ने बहुत सारी, ही वॉज एन हाईली एजुकेटेड मैन, बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास, जैसे कि BA, MA, PhD, MSc, DSc एंड बैरिस्ट्री और लॉ डिग्री। तो ये सारी डिग्री थी। वो चाहते तो बहुत अच्छे से USA में या लंदन में सेटल हो सकते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि मुझे देश के हित के लिए काम करना है, तो वो इसी वजह से भारत में वापस आए और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। सबसे जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस देश के लिए वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखना। तो वो चीज़ें उन्होंने करी जिससे कि आप देखेंगे हर एक सेक्शन जो है सोसाइटी का, उससे उसने बेनिफिट ज़रूर पाया है। देखिए, शुरुआत के करियर में जब हम बात करेंगे तो अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने सोचा कि अनटचेबिलिटी को कैसे हटाया जाए, क्योंकि छुआछूत एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय पे। तो वो चाहते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो है तो अनटचेबिलिटी हटाई जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स उनके चलते रहते हैं। शुरुआत में वो कहते हैं कि ईटिंग ऑफ कैरियन, कि आपको पता है कि जो डेड एनिमल होता है, ठीक है, उसके जो फ्लैश है उसको कंज्यूम करते थे दलित्स, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। दे यूज टू लिव आउटसाइड ऑफ द विलेज कम्युनिटी, और जब वो एंटर करते थे तो आपको मालूम है किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला कि जो दलित्स हैं वो इस चीज़ को खाना बंद कर दे। तो जो उन्होंने वो प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन फॉलो किया, जिसमें कि वो एक कास्ट, जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं, अगर वो उनके बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो वो फिर जो है मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के उसके पार्ट बन सकते हैं। तो शुरुआत में वो एफर्ट रहा उनका, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें कही। और इसके साथ साथ आप देखेंगे 1927 में महद में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे वो कहते हैं अपनी ऑडियंस को कि आप वो लो, आप शपथ लो कि आप कैरियन खाना बंद कर देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वतन राइट। वतन राइट जो है वो दलित्स को जो है विलेज कम्युनिटी, विलेज राइट्स उनको मिलते हैं, वो उनके साथ हमेशा जो है वो वतन राइट की वजह से गांव में ही रहते हैं। तो वो कहते हैं ये चीज़ छोड़ दो। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो कास्ट हिंदूज़ हैं, आप उनके डेड एनिमल्स को बरी करना छोड़ दो, ठीक है, तो आपको जो है अनटचेबिलिटी से छुटकारा मिल जाएगा। और वो गवर्नमेंट से भी अपील करती है कि वो प्रोहिबिट करे ईटिंग ऑफ कैरियन। तो ये कुछ इनिशियल एफर्ट्स थे उनके ज़िंदगी की शुरुआत में। आगे चलकर आप देखेंगे, क्योंकि ही हैज़ एम्फोसाइज्ड अ लॉट ऑन एजुकेशन, क्योंकि उनको वो ये कहते थे कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन दो ऐसी चीज़ हैं जो किसी को भी जो है मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में बहुत आगे जाने में हेल्प करती है। तो उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी काम किया, काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने ओपन किए, जैसे कि आप देखेंगे ही स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1945 सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। इसके बाद एजुकेशनल सोसाइटी वहाँ पे स्टैब्लिश करी, हु यूज टू सुपरवाइज द कॉलेज ऑफ लॉ एंड कॉमर्स इन बॉम्बे। इसके बाद मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में उन्होंने ओपन किया। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज इन महद वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड एंड नागपुर में बुद्धिस्ट ओपनड देयर ओन अंबेडकर कॉलेज। एंड आपको पता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो आज तो खैर शहरों में आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन आपको इस तरीके का नहीं मिलता है, बट अगर आप गाँव में जाते हैं तो आपको अभी भी वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही आसान तरीके से वो विजिबल होगा, ठीक है। बट शहरों में इतना ज़्यादा नहीं है हमें इस तरीके के, बिकॉज एट्रॉसिटीज़ एक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि कोई हमारे मतलब लोगों के, दलित्स के अगेंस्ट बोल दे तो उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जा सकता है। बट विलेजेस में कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और उन्होंने ये तो जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो ये सारे कॉलेजेस जो कि ओपन किए गए अंबेडकर जी के टाइम पे, इट वॉज लाइक अ हेवन टू देम, क्योंकि वहाँ पे उनको समानता मिलती थी और वो अच्छे से जो है एजुकेशन को रिसीव कर पाते थे। इसके बाद आप देखेंगे
1919 में जो है पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, और ही वाज इनवाइटेड टू टेस्टिफाई द साउथ बोरो कमेटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनना था 1919 का, उससे रिलेटेड इनको बुलाया गया। और लेटर 1923 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि जो भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, इंस्टीट्यूशन विच इज़ मेंटेन्ड बाय पब्लिक फंड्स बी ओपन टू अनटचेबल्स। तो जो भी गवर्नमेंट फंड किए गए इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए खुले रहेंगे। और इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट करने के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ इसको फॉलो नहीं कर रही है उनको फंड नहीं दिया जाएगा। तो ये इनिशियल एफर्ट्स थे। आगे चलकर आप देखेंगे 1920 में पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है दलित्स के द्वारा नागपुर में, और यहाँ पे अंबेडकर वॉज अ स्पोक्स पर्सन। तो यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं कि जो भी महर्स और महर की सब कास्ट है आप इंटरडाइनिंग करिए, ठीक है। आपको मालूम है कास्ट के अंदर भी कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है, कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वास्ट है कि कास्ट के अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट हैं और वो भी इंटरडाइनिंग या एक साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग ही हैं जो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए दलित्स को उन्होंने अपील किया कि आप लोग सब मिलके रहिए और एक साथ काम करिए, ठीक है। तो अपनी इस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं। और इसके साथ साथ मराठी न्यूज़पेपर जो है उन्होंने शुरू किया जुलाई में 1923 में ही, सेम ईयर में उन्होंने शुरू किया, जिसका नाम था मूक नायक। मूक नायक के थ्रू जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, वो स्प्रेड कर रहे थे। आगे चलकर आप देखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जुलाई 1924 में स्टैब्लिश करी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और ये जो सभा थी, ये बेसिकली इसका मेन काम यही था कि जो भी दलित्स की प्रॉब्लम है, जो भी दलित्स की प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के सामने जो है वो रखी जाए, कि सरकार को भी पता हो कि दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और इसी सभा में ये प्रिंसिपल दिया गया जो कि एक्चुअली आज थीम है हमारी इस टॉक का, दैट इज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो वो जो प्रिंसिपल है वो इसी टाइम पे दिया गया। एंड आगे चलकर आप देखेंगे ही वॉज क्लियर दैट द अनटचेबल्स हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर जो दलित्स हैं वो अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और उनके लिए लड़ने नहीं आएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एजुकेशन लीजिए, इकट्ठे होइए और फिर आप जो है एजिटेट करिए। आगे चलकर ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, और इस पेपर में ही हाईलाइटेड द ड्यूटीज ऑफ दलित्स टू विन बैक देयर राइट्स। तो वो बहुत पॉलिटिकल, आगे आप देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी बहुत एक्टिव होते हैं, और वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो ही है जो पूरा ओवरऑल सिस्टम को चेंज कर सकता है। आगे चलकर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है महद में 1927 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो 1923 में रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कहते हैं इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे दलित इकट्ठे होते हैं, अंबेडकर जी भी आते हैं और वो जाते हैं चावदार टैंक की तरफ, वो मार्च करते हैं चावदार टैंक की तरफ, वो जाते हैं और वहाँ पे जो वेल था वहाँ से वो पानी पीते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो उनको जो ब्राह्मण से कास्ट हिंदूज हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, और जब ये केस रजिस्टर्ड किया जाता है तो जो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे वो कास्ट हिंदूज के फेवर में जो है रिजल्ट सुनाते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक प्राइवेट टैंक था। बट अंबेडकर जी इसके लिए आगे भी फाइट करते हैं, कोर्ट में ये केस को लेकर जाते हैं और उनको बिल्कुल सफलता मिलती है। 10 साल के बाद उनको सफलता मिलती है, बट उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। आगे चलकर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 25 दिसंबर 1927 में, 25 दिसंबर 1927 में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सेरेमोनियसली मनुस्मृति को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। उसके पीछे ये कारण था कि जो मनुस्मृति है वो जस्टिफाई करती है कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, तो इसी डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करती है। तो इसी वजह से आप देखेंगे सेरेमोनियसली उसको बर्न किया जाता है, और 25 सारे जो दलित्स हैं वो इसकी कॉपी को बर्न करते हैं, और इसी वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज मनुस्मृति दहन दिवस, ठीक है। ये तो उनके इनिशियल एफर्ट्स थे। आगे चलकर गांधी जी सीन में आते हैं। वो गांधी जी को काफ़ी मानते थे, उनको फॉलो करते हैं और टेम्पल एंट्री सत्याग्रह वो शुरू करते हैं। टेम्पल एंट्री सत्याग्रह में ये था कि मंदिरों में जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो मंदिरों में जो अनटचेबल्स है, जो दलित कम्युनिटी है, उनको आने नहीं दिया जाता था। तो इसी वजह से वो ये टेम्पल एंट्री सत्याग्रह करते हैं कि पहले हम वहाँ प्रवेश करेंगे, फिर हम आके और राइट्स की बात करेंगे। तो उस दौरान आप देखेंगे 1927 में अमरावती में ये चीज़ होती है, 1929 में पार्वती टेम्पल में ये चीज़ की जाती है पुणे में, एंड देन फॉलोड बाय पकालाराम टेम्पल एट नासिक इन 1930।
अब क्या होता है, ड्यूरिंग 90 जो नासिक सत्याग्रह है, थाउजेंड्स ऑफ दलित्स ट्राई टू एंटर द कालाराम टेम्पल फॉर 5 years, मतलब 5 साल तक वो कोशिश करते रहे, पर वो उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब रही, टेम्पल में उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो अंबेडकर जी उनको समझ में आ जाता है कि वो जितना मर्जी कर लें, जो ये बाकी जो लोग हैं वो उनको इक्वालिटी नहीं देंगे और मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ से अंबेडकर का थोड़ा सा चेंज ऑफ हार्ट होता है गांधी जी को लेकर, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करके देख लिया, कोई जो रिजल्ट है वो मिला नहीं, तो आगे चलकर आप देखते हैं वो इसको सत्याग्रह को छोड़ देते हैं। इसके बाद ही डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, कि पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की ये डिमांड करते हैं। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो दलित्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे एडल्ट फ्रेंचाइज की बहुत सारी डिमांड्स करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव डिप्रेस क्लासेस के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट भी दे देती है उनको, बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जो कम्युनल अवार्ड आता है ना 1932 का, तो वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो उससे क्या होगा कि दलित कम्युनिटी बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाएगी, तो वो ये नहीं चाहते थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर था बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर और गांधी जी फास्ट अन टू डेथ पे चले जाते हैं और मजबूरन फिर जो है पूना पैक्ट उनको साइन करना पड़ता है। और ये डिमांड्स बहुत रेवोल्यूशनरी डिमांड्स थी, ठीक है, और वो जो है दलित्स को एक अलग आप कहते हैं ना ऊंचाई पे ले जाती और ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता, पर वो डिमांड्स मानी नहीं गई और अल्टीमेटली उनको सिर्फ रिजर्व सीट्स के साथ जो है वो सेटिस्फाई रहना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अब क्या होता है, गांधी जी अंबेडकर को खुश करना चाहते थे, तो इसलिए 1933 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी और इसकी सारी ब्रांचेस आप देखेंगे पूरे इंडिया में जो है ओपन की गई। और इस संघ का मेन एम क्या था, वॉज टू हेल्प अनटचेबल्स इन फेसिंग द डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में। बट अंबेडकर जी ने भी उसको ज्वाइन किया, बट धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा था कि काफ़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि अंबेडकर दलित्स के लिए कुछ और चाहते हैं और गांधी दलित्स के लिए कुछ और चाहते हैं। तो इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़े आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं वो भी आते हैं। अंबेडकर की मैं बात करूं तो वो चाहते थे ही सॉ एडवांसमेंट फॉर द अनटचेबल्स इन टर्म्स ऑफ यूजिंग पॉलिटिकल मीन्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू, क्योंकि जो कि एक्चुअली में विच वॉज द राइट थिंग, बट गांधी जी चाहते थे कि वो जो उनका अनक्लीन वर्क है उसको और ऑनरेबल बनाया जाए, तो वो वर्ना सिस्टम के हमेशा फेवर में ही रहे थे। ठीक है, वो अनटचेबिलिटी को बुरा मानते थे गांधी जी, पर वो वर्ना सिस्टम को बुरा नहीं मानते थे। जहाँ की अंबेडकर कहते हैं रूट कॉज जो अनटचेबिलिटी का वो यही है, वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जो है ये डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। तो आगे चलकर आप देखेंगे इनके साथ अग्री नहीं करते हैं अंबेडकर जी। आगे चलकर 1936 में ही स्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो उसकी स्थापना करते हैं। 1937 के इलेक्शन में फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव ILP काफ़ी सीट्स जीतती है, बट आप धीरे धीरे देखेंगे ओवरऑल जिस तरीके की वो ग्रोथ या अचीव सक्सेस चाहते थे वो सक्सेस उनको पॉलिटिकल सिनेरियो में भी एज सच नहीं मिल पाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है, जो हरिजन का इस्तेमाल किया था, जो शब्द दलितों के लिए यूज़ करते हैं गांधी जी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जाता है। और आगे चलकर आप देखेंगे 1942 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है बाय अंबेडकर एट नागपुर एंड विद द मोटिव ऑफ सेपरेटिंग दलित्स फ्रॉम कास्ट हिंदू सोसाइटी। अब उनको पता था कि अगर दलित्स जो है वो अगर जो जैसा सिस्टम चला आ रहा है अगर उसी तरीके से रहते हैं तो उनको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी, उनको कभी भी इक्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वहाँ पे वो चाहते थे उनको सेपरेट करना। एंड यहाँ पे आगे रेजोल्यूशन होती है, सेपरेट दलित विलेजेस की भी डिमांड करी जाती है, बट जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो एज सच फुलफिल नहीं हो पाती है। फिर आता है टाइम 1946 का, तो जो इंडिपेंडेंस का टाइम था या आफ्टर दैट वो थोड़ा फ्रूटफुल प्रूव होता है बाबा साहेब के लिए। और यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर ही वॉन अ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल एंड आफ्टर पार्टीशन ही वॉन फ्रॉम बॉम्बे। तो सीट भी जीतते हैं, तो अब जो वो करना चाहते थे बदलाव वो कर सकते थे। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो यहाँ पे
काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अंबेडकर को दी जा रही थी, तो अंबेडकर वॉज वेरी हैप्पी। और वो जो पहले डिमांड कर रहे थे सेपरेटिज्म का, वो अब यहाँ पे वो फिलहाल के लिए वो सेपरेटिज्म का आइडिया वो छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हम सबको मिल के चलना पड़ेगा, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। बट ये जो दो बीच में जो ज़्यादा समय तक ये चल नहीं पाता है, बिकॉज हिंदू कोड बिल की डिमांड करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, और यहाँ पे फिर से क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। और फिर जो है वो अल्टीमेटली अम्बेडकर आप देखेंगे वो रिज़ाइन कर देते हैं, जो कैबिनेट थी कांग्रेस की उससे रिज़ाइन कर देते हैं। एंड अब उसके बाद क्या होता है कि 1951-52 का इलेक्शन आता है। कांग्रेस वांटेड टू गिव द टिकट टू अम्बेडकर, ठीक है, अभी वो चाहते थे, पर अंबेडकर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड इस इलेक्शन में जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो अंबेडकर जी की पार्टी थी, वो बुरी तरीके से हारती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक पैरेलल लीडरशिप लाके रख देते हैं जिसका नाम था NS काजरोलकर, जो है उनको टिकट दिया जाता है। और ये चम्हार कम्युनिटी से, ये भी दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, और ये काफ़ी बड़े अपोनेंट रहे थे अंबेडकर के, और ये आप देखेंगे इस इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो आप देखेंगे जो कास्ट हिंदूज रहे हैं, ठीक है, इनका यही डिमांड था कि हमेशा पैरेलल लीडरशिप कर दी ना तो वोट डिवाइड हो गए। तो जिस तरीके का अंबेडकर जो चीज़ सक्सेस चाहते थे, अगेन वो उनको मिल नहीं पाती है। और आगे चलकर आप देखेंगे 1956 का टाइम, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली थी, उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैं हिंदू धर्म के साथ जुड़ा रहता हूँ तो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो इस वजह से वो काफ़ी सारे धर्मों के बारे में पढ़ते हैं, और सिखिज़म से भी थोड़ा लगाव था उनका, बट अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू बुद्धिज़्म, तो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो 1956 में अराउंड आप देखेंगे 3 मिलियन महर्स जो है वो इकट्ठे होते हैं अलॉन्ग विद बाबा साहेब अम्बेडकर, और वो कन्वर्जन मूवमेंट वहाँ पे लिया जाता है, और इसको बोला जाता है मास कन्वर्जन मूवमेंट। तो लगभग इतने सारे जो लोग हैं वो बुद्ध धर्म को वहाँ पे अपनाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे इस 1956 में ही अम्बेडकर जी एक और चीज़ चाहते थे, वो ये चाहते थे जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उसको बदल के रिपब्लिकन पार्टी करना, पर वो उनका ड्रीम एज सच सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बिकॉज ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। वो भी बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई थी, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी, बट वो काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस थे जिसमें जो है ऐसा बोला जाता है ही वॉज बीइंग मर्डर्ड, और बहुत कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर चले गए तो आइडियाज़ चले गए, अब उनको अभी भी याद कर रहे हैं, एंड इवन द गवर्नमेंट वो भी उनके कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा, अभी पार्लियामेंट में एक सेशन चल रहा है, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट ही इज़ ऑल्सो गिविंग अ स्पीच देयर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर की अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो अब जो आई होप जो गवर्नमेंट है वो उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करे, और जिससे बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज आपको पूरी सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ एवरी स्फेयर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलकर कांशीराम जी जो है वो इस मूवमेंट को लेकर चलते हैं, और कांशीराम जी का व्यू था दैट पॉलिटिक्स इज़ द की बाय विच एनी लॉक कैन बी ओपनड, ठीक है। फिर BSP का जो है वो बनाई जाती है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन देती है, दलितों की डिमांड के लिए काम करती है, मायावती जी भी इसके साथ जुड़ती है। तो आप देखेंगे लेगेसी जो है अम्बेडकर जी ने क्रिएट की है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी चल रही है, और वो आगे जाएगी, बिकॉज ही वॉज अ विजनरी। उनको मालूम था उस समय पे कि आगे किस तरीके का बदलाव होएगा, तो ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और एट लास्ट में कुछ वर्ड्स के साथ यहाँ पे कंक्लूड करूँगी that Baba Saheb Ambedkar, as I mentioned, he was a visionary. He is the pioneer of Dalit movement in India, and he very well knew the problems of Dalits because he himself belonged to that community, and he was of the view that only Dalits can solve their problems and no one else will come to help them. And therefore he focused on education and politics, as education was the only means to civilize oneself. And after getting education, used politics in progressing and helping the whole community in the process of upliftment, and ultimately becoming the part of the mainstream of the society. So ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर। कुछ लास्ट पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगी। ये अगेन आई विल कोट बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कहते हैं, कास्ट कैन नॉट बी अबॉलिश्ड बाय इंटर डिनर्स और स्ट्रे इंस्टेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस. कास्ट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. And one more thing he said, I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.
Thank you so much. Thank you for listening to me. थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से क्रमवार पूरे बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति और उनकी ऐतिहासिकता को बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से रखा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक चीज तो ये तय है कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में दलितों, शोषितों, वंचितों को बिना सहारा दिए हुए, बिना सहभागिता दिए हुए हम एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना या कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में एक शब्द जो बहुत तेजी से प्रचलन में आ रहा है वह है राष्ट्रवाद। इसी राष्ट्रवाद को समझने के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में जब पुनर्जागरण का आगमन होता है तो उस समय राष्ट्रवाद शब्द आता है। और राष्ट्रवाद शब्द के जो प्रतिपादक थे उस समय उन्होंने धर्म, भाषा, नस्ल को केंद्र में रखा, जिसमें बहुत सारे विवाद हुए। और इस विवाद के बाद जब 20वीं शताब्दी में अंबेडकर जी आते हैं तो उनकी जो राष्ट्रवाद की संकल्पना थी उसमें समता, बंधुता और एकता की बात थी। और वहीं 21वीं शताब्दी में जब राष्ट्रवाद आज की छद्म राजनीति या कहें अमृत काल के तथाकथित स्वर्णिम युग में चल के आता है तो राष्ट्रवाद की संकल्पना पूरी तरीके से बदल जाती है। राष्ट्रवाद आज एक पार्टी विशेष का पूर्णतः समर्थन करना राष्ट्रवाद है और इसकी मुखालफत करना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तो इसी विषय पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रवाद कैसा था, उसकी सामाजिक संरचना क्या थी, इसको जानने के लिए हम अपने दूसरे वक्ता के रूप में भाई राम धीरज अंबेडकर जी को आमंत्रित करेंगे कि आप अपने विषय पर अपने मंतव्यों को रखें। भाई राम धीरज अंबेडकर जी। जी, बहुत बहुत आभार भैया। अभी जैसा कि हम लोग सुन पा रहे थे, डॉक्टर स्नेहलता मैम को बड़ा ही सारगर्भित इनका वक्तव्य रहा। बड़े सिलसिले तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपने दलित मूवमेंट को बताया और डॉक्टर अंबेडकर के जो योगदान रहे दलितों के उत्थान में आपने बड़े अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की। मैम, आपको सुनने का हम लोगों को भी अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो भैया उपेंद्र गौरव तो ये आयोजन कर रहे हैं, तो भैया का तो पहले से भी बहुत बहुत आभारी है कि हम लोगों को अवसर मिला बोलने के लिए। और हमारे साथ जो तीसरे वक्ता मनोज कुमार भैया हैं उनका भी बहुत बहुत आभार है। तो हमारा जो विषय है बोलने का, बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रवाद। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है बनाने की, है ना। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रस्तावना में ही कह रहे हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, है ना। वो पंथ, उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो राष्ट्र के मामले में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। लेकिन आज क्या कारण है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? इसका मतलब यह है कि संविधान के खिलाफ बातें हो रही हैं, है ना। जब बातें संविधान के खिलाफ हो रही हैं तो ऐसे समय में अंबेडकर का राष्ट्रवाद क्या कह रहा है, अंबेडकर क्या चाहते थे, उस पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अंबेडकर कहा करते थे कि हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। लेकिन उनके राष्ट्रवादी मामलों में काफी हस्तक्षेप भी किया गया और यह उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वह देशद्रोही हैं। जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसी देश में रह करके बहुत सारी समस्याएं झेल चुके थे। जब वह लंदन से पढ़ करके वापस भारत आते हैं और बड़ौदा पहुंचते हैं तो उन्हें आवास नहीं दिया जाता है रहने के लिए, सब उनसे जाते ही पूछते हैं। जब वो जब नौकरी करते हैं तो उन्हें पानी जो है नहीं दिया जाता, बस मजबूरन बस ऐसे दिया जाता है, फाइलें फेंक के दी जाती हैं। इस प्रकार से उनके साथ घृणित व्यवहार किया जाता रहा है। तो यह आरोप लगाना कि अंबेडकर इस देश के प्रति राष्ट्रद्रोह रहे और जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया, या पूर्णतः सही नहीं है। अंबेडकर यह बात सही है कि श्रम सचिव के रूप में अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किए। उस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, विद्यार्थियों के लिए काम किया, लेबरों के लिए भी काम किया। तो अंबेडकर का जो बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है वो सब के लिए रहा है।
अंबेडकर हिंदू कोड बिल भी ले आते हैं, जो हिंदू स्त्रियों का जो उत्पीड़न रहा है, जिन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं था, जिन्हें तलाक दे दिया जाता था, उनको कोई कारण नहीं बताया जाता था, जो भी स्त्रियों से संबंधित अधिकार थे, अंबेडकर उन सब के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, उसके पक्षधर रहे हैं, जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना चाहते रहे हैं। तो जब अंबेडकर यह बात कह रहे हैं कि ये जो हमारा राष्ट्र है ये प्रबुद्ध भारत बने, जब धर्म की भी बात आई तो अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जहां स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की स्थापना है। वो चाहते थे कि जो हमारा राष्ट्र हो निर्मल हो, स्वच्छ हो, ना कि कोई रूढ़िवादी हो, स्त्रियों को जो है शिक्षा से वंचित किया जाए, दलितों को शिक्षा से वंचित किया जाए, या अन्य हाशिए के जो लोग आ रहे हैं उन्हें मुख्यधारा से हटा दिया जाए, ऐसा वे नहीं चाहते थे। तो इस मामले में अगर यह आरोप लगाया जाए कि वो राष्ट्रद्रोही रहे हैं, ये पूर्णतः गलत है। अगर आपके यहाँ अगर वह सम्मान मिला होता तो अंग्रेजों के साथ भी शायद ना गए होते। जैसा कि कमल भारती जी कह रहे हैं कि आखिर अंग्रेज दलितों के साथ गलत क्या किए थे जो अंबेडकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते। भाई गांधी के स्वतंत्रता संघर्ष में अंबेडकर नहीं भागीदारी लिए, यह आप सवाल उठाते हैं, लेकिन क्यों लेते? वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ते? सवाल यहाँ है। जब आप स्वयं दलितों को समानता समानता देने के पक्षधर ही नहीं है तो आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अंबेडकर भी वह काम करने के लिए अंग्रेजों के साथ रहे और उनसे चाहते थे कि बहुत कुछ काम निकल भी जाए, और यह काम उन्होंने उनके साथ भी रह करके किया। और जिस गांधी का और जिस कांग्रेस का वो आजीवन विरोध करते रहे, जब स्वतंत्र भारत हुआ तो नेहरू के साथ भी वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके संविधान समिति के प्रस्ताव को भी स्वीकार करते हैं, संविधान निर्मित करते हैं। तो यह आरोप लगाना पूर्णतः गलत है। अंग्रेजों के साथ भी मिलकर के काम करते हैं, कांग्रेस के साथ भी मिलकर काम करते हैं, और हमेशा उनका जो दायित्व रहा है और राष्ट्र को किस प्रकार से विकसित किया जाए इस मामले में ही रहा है। दूसरी बात जो अंबेडकर की आती है, भाषाई विविधता देश की अखंडता में बाधक है। अंबेडकर कहा करते थे कि जो भी मराठी है, गुजराती है, तमिल है, राजस्थानी है, मतलब जो भी भाषाएं हैं, जिन भाषा के आधार पे जो राज्य स्थापित हो गए हैं, इसका जो निगेटिव पॉइंट है वह ये है कि हम एक अखंड भारत निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो अंबेडकर इस पर भी विचार कर रहे थे कि हमारी कोई एक राष्ट्रभाषा हो जिसमें सब संगठित हों, जिसमें अपनी बात कह सकें, एक दूसरे की बात को समझा भी जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और चाहते थे कि हिंदी ही मूलतः हो सकती है इस मामले में राष्ट्रभाषा, लेकिन इस पर बात बहुत कम किया गया। तो राष्ट्रभाषा के मामले में भी अंबेडकर राष्ट्र में कौन सी भाषा होनी चाहिए इसकी भी बात करते हैं। 1930 में अंबेडकर अपनी मातृभूमि के विषय में गांधी जी से जब पहली मुलाकात होती है तो कहते हैं, गांधी जी हमारी कोई मातृभूमि नहीं है और इस देश के साथ इतना जुल्म किया गया है दलितों के साथ, अगर वह इस देश के साथ कुछ गद्दारी भी कर देते हैं या कुछ अपघटित कर देते हैं तो उन्हें इस पर माफी दे दी जानी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनके साथ जुल्म बहुत हद तक अमानवीय तरीके से किया गया है, इसलिए उनका दोष ना होकर किस मातृभूमि का दोष होगा। अंबेडकर यह बात 1930 में कह रहे हैं गांधी जी से। तो किस प्रकार से अंबेडकर अछूतों के प्रति एकदम समर्पित भावना से जुटे हुए हैं कि नहीं उन्हें अधिकार दिलाना ही है, इस पर भी बात वो रख रहे हैं। मातृभूमि के मामले में भी अंबेडकर चाहते थे कि दलितों का एक कोई निश्चित भूभाग हो, जिस प्रकार से 1940 में थाटान पाकिस्तान पुस्तक में अंबेडकर कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान बन गया अल्पसंख्यक होकर भी, वैसे अल्पसंख्यक के रूप में गांव में गैर दलितों के साथ रह करके दलित रह रहे हैं, जहां उत्पीड़न झेल रहे हैं, उन्हें वहां से हटा के कोई निश्चित भूभाग दिया जाए, वहां पर स्थापित किया जाए जहां बहुसंख्यक रूप में वो हों और उनका उत्पीड़न बंद हो।
इस प्रकार से अंबेडकर भूखंड के विषय में भी बात कर रहे थे, कैसे हमारा राष्ट्र निर्मित होगा। अंबेडकर राजधानी भी बनाना चाहते थे और देश की 2 राजधानियां बनाना चाहते थे। अंबेडकर कह रहे थे उत्तर भारत के लिए दिल्ली में राजधानी हो और दक्षिण भारत के लिए हैदराबाद में राजधानी होनी चाहिए, जिसमें आवागमन में कोई असुविधा ना हो। अंबेडकर राजधानी के विषय में भी यह बात कह रहे थे कि हमारे राष्ट्र में राजधानी 2 होनी चाहिए। और तीसरी जो बात अंबेडकर कह रहे थे कि यह जो भारत है हजारों जातियों में बंटा हुआ है, जो हजारों जातियों में बंटा हुआ है वह एक राष्ट्र नहीं हो सकता। सबसे पहले उसे जाति का विनाश करना ही होगा। अंबेडकर कहते थे कोई भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आएगा, जाति के मुद्दे से उसे लड़ना ही होगा। और जैसा कि आनंद तेल तुंबड़े कहते हैं, कोई भी क्रांति बिना दलितों को लिए नहीं हो पाएगी भारत भूमि में। इसलिए इस प्रकार से अंबेडकर कह रहे थे कि जो पहले जाति का विनाश हो, और इस पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश कैसे होगा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति के विषय में भी बताया उस पुस्तक में, जाति के विकास के भी विषय में बताया, और जाति का विनाश किस प्रकार से होगा उस पर भी वे बात करते हैं। उस पुस्तक को भी इस मामले में देखा जाना चाहिए। जो लाहौर में जात पात तोड़क मंडल का गठन किया गया था, जिसमें उन्हें वह भाषण नहीं दिया गया, बाद में वह प्रकाशित हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, और आज वह घोषणा पत्र के रूप में अंबेडकर के भाषणों में गिनी जाती है। उसे भी देखने की जरूरत है। अंबेडकर इस मामले में भी कह रहे थे कि पहले जाति का विनाश होना चाहिए, तब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की स्थापना हो पाएगी। अंबेडकर लोकतंत्र के में भी मामले में कहा करते थे कि भारत का मूल चरित्र जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, यहाँ लोकतंत्र का छिड़काव किया गया है। अगर लोकतांत्रिक पूर्णतः बनना है तो स्वराज के साथ सुराज की भी हमें स्थापना करनी होगी। हमारा एक राष्ट्र कैसा हो, सुंदर हो, सुशील हो, जहां एक दूसरे की भावना को लोग समझने वाले हो, बंधुत्व की स्थापना हो, जहां एक दूसरे की लोग मदद करें, ना कि उत्पीड़न दें। इस प्रकार से अंबेडकर कहा करते थे राष्ट्र के विषय में भी कैसे हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद अगर ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुराज को भी जोड़ना होगा। अंबेडकर इस बात पे भी कह रहे थे। अंबेडकर बौद्ध राष्ट्र के पक्षधर थे। बुद्ध के धर्म को उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ग्रहण किया, कई लाख जो है अछूतों के साथ। इस प्रकार से अंबेडकर चाहते थे कि बुद्ध का भारत बने। जो प्रबुद्ध भारत का सपना था अंबेडकर वो देख रहे थे भारत के मामले में, जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, तभी अच्छा। यह जो क्रांति है यह उन्होंने बुद्ध से लिया, ना कि फ्रांस की क्रांति से। तालमेल भले बैठ रहा हो, लेकिन उन्होंने खोजा जाकर के बुद्ध के ही यहाँ। इस मामले में भी अंबेडकर धर्म भी अगर चयन करते हैं तो बौद्ध धर्म चयन करते हैं और इस प्रकार से बात कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर इस्लाम धर्म इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि उनका मानना यह है इस्लाम का भी जो भाईचारा है वह इस्लाम तक ही है, मुस्लिमों तक ही वह सीमित है। लेकिन जो बुद्ध का जो धर्म है, जो बुद्ध के उपदेश है, उस सब के लिए, मानव जाति के लिए। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेशों को अन्य राष्ट्र भी अपनाए। चीन, श्रीलंका, जापान भी लिए। यहाँ से ही ह्वेनसांग और फायान जैसे विद्वान यहाँ बौद्ध काल में पढ़ने के लिए आए, 400 ईस्वी और 629 ईस्वी के करीब। इस प्रकार से जो बौद्ध काल रहा है काफी स्वर्ण काल रहा है। तो अंबेडकर इस मामले में भी काफी प्रबुद्ध दिखाई पड़ते हैं कि धर्म का भी जब चयन करने की बात आए तो बौद्ध के धर्म को, बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करते हैं। उन्होंने अंतिम पड़ाव में जाकर के बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक भी लिखा कि बुद्ध के, अच्छा, उस पर बड़ा आरोप भी लगाया गया अंबेडकर पे कि उन्होंने जो बुद्ध के मूलतः उपदेश थे उन्होंने अधिकतर अपने जोड़ दिए हैं। तो
अंबेडकर एक धर्मगुरु के रूप में भी वहां स्थापित होते हैं कि किस प्रकार से एक धर्म को होना चाहिए। मूलतः बुद्ध के बहुत सारी चीजों को उन्होंने नहीं लिया, और लिया भी तो उसमें परिवर्तन कर दिया। तो कई सारे बुद्धिस्टों का भी उसमें असहमतियां हैं कि अंबेडकर ने बुद्ध के उपदेश में भी तोड़ मरोड़ कर दिया ताकि हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। एक जो धर्मगुरु है, जो धर्म की स्थापना कर रहा है, उस पर संशोधित और परिवर्तित करने का भी तो उसे अधिकार होना ही चाहिए। एक राष्ट्र के विषय में जब बात आए तो धर्म भी लचीला होना चाहिए, न कि रूढ़गत। तो अंबेडकर इस बात को भी जानते थे कि जब धर्म आए तो किस प्रकार से उसे रहना चाहिए। उसे जाति की उत्पत्ति के विषय में या सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। उसका जो दायित्व है वो यह रहना चाहिए कि इंसान इस धरती पे कैसे रहें, किस प्रकार से भाईचारा स्थापित हो, ना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जाएंगे आप रामचरितमानस में तो वहां आप जाएंगे तो पाएंगे कि स्वयंभू मनुवर शत्रुपा जिनते भय सृष्टि अनुपा, मतलब स्वयंभू मनुर शत्रुपा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपकी वैज्ञानिक चेतना कहाँ रहेगी। अब आप वही जब पढ़ेंगे इजराइल के लेखक सेपियंस जिन्होंने लिखा, उनका नाम मैं भूल रहा हूं थोड़ा, सेपियंस पुस्तक उन्होंने लिखा था, मैं नाम भूल रहा हूं। तो उनकी भी जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, इजराइल के ही लेखक हैं, तो उसमें उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात किया है किस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और कैसे सृष्टि में मनुष्य जो है बिखरते हैं। और यही चीज जब आप जाएंगे राहुल सांकृत्यायन के यहाँ तो बोलगा से गंगा पुस्तक में भी पाएंगे। जब आप धर्म के आधार पर यह बता देंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, तब तो यह गलत हो जाएगा और वैज्ञानिक चेतना का ह्रास होगा। इस मामले में भी अंबेडकर कहा करते थे कि जो धर्म है वो भाईचारा की बात करे, दुनिया में कैसे सांसारिकता बनी रही इस पे बात करे, ना कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जात की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति, ब्रह्मा के मुख से, ये सब चीजें वो नकारते हैं। अंबेडकर इस चीज में भी कह रहे थे। अंबेडकर के संविधान में बहुत सारे उस समय जो ऊंची जात के लोग तो चाहते थे गौवध को मूल अधिकार के विषय में ले आया जाए, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में ले आया जाए। अंबेडकर का मानना यह था कि जितने भी पशु यहाँ हैं भारत में वे सब समान हैं, केवल गौ हत्या ही यह कह करके नहीं, गाय गौ माता है और पवित्र है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगे, मौलिक अधिकारों में ले आया जाए, ऐसी बात नहीं है, सब समान है। तो पशुओं के मामले में भी अंबेडकर यहाँ समान दिखते हैं। वो कहते थे कि जिस प्रकार से गाय की हत्या नहीं की जानी चाहिए उस प्रकार से अन्य पशुओं को भी हत्या नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन्होंने शामिल किया, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में उन्होंने नहीं किया। उनका मानना यह था कि सभी पशु बराबर है या राज्य पर जो है स्थापित, राज्य के ऊपर है कि किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करता है। आप उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि गाय की हत्या हो रही है तो क्यों हो रही है, वो राज्य का मामला है, वो अपना देख लेगा। अंबेडकर इस मामले में भी वे बात कह रहे थे। ये राष्ट्र के विषय में अंबेडकर के क्या पक्ष रहे हैं इस पर हमने बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। धन्यवाद राम धीरज अम्बेडकर जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुनना बेहद अच्छा लगा और आपने भी बहुत सिलसिलेवार तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद को व्याख्यायित किया, जिसमें चाहे भाषाई विविधता की बात हो, राजधानी की बात हो, चाहे जातीय अस्मिता या उसकी विविधता की बात हो या उनका धार्मिक पक्ष हो। आपने बहुत ही शानदार तरीके से इन सब चीजों पर क्रमवार तरीके से हमें बताया। मैं जहां तक मानता हूं कि किसी भी देश के ऊपर की अगर कोई चीज है तो वहां का संविधान या वहां का आईन होता है। किसी मुल्क के अगर उसकी सांस्कृतिक या राजनीतिक विरासत को समझना है तो उस देश के आईन या संविधान को समझना बेहद जरूरी होता है। और यदि उस देश का आईन संविधान अगर खतरे में है या उस पर उंगली उठ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस देश की राजनीतिक या उसकी अखंडता या उसकी जो विरासत है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आज के समय में भारतीय संविधान की क्या चुनौतियां हैं। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समय संविधान लिखे उस समय सामाजिक संरचना क्या थी और उस समय उनकी चुनौतियां क्या थी, आज से वह चुनौती किस प्रकार भिन्न है, इस पर बात करने के लिए हम मनोज कुमार यादव जी को आमंत्रित करेंगे जो
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और संविधान के